Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 8, you will learn the chapter Synthetic Fibers and Plastic. NCERT question answers of this chapter will be covered in this video. If you have not yet subscribed to CSA tutorial, please subscribe to CSA tutorial. Explain why some fibers are called synthetic fibers. Its answer is some fibers are called as synthetic fibers because these are man-made fibers prepared by using chemicals. These are made of small units that join together to form long chains. Some of the examples of synthetic fibers are nylon, rayon, acrylic, polyester, etc. सिंथेटिक फाइबर्स किन को कहा जाता है, क्यों कुछ फाइबर्स जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मैनमेड होते हैं जिनको केमिकल के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और ये जो हैं छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है इनकी. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक. सेकेंड क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट आंसर. रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज ए it has a silk-like appearance. B. It is obtained from wood pulp. C. Its fiber can also be woven like those of natural fibers. So, what is its correct answer? Rayon को synthetic fiber से अलग क्यों कहा जाता है? Because its answer is B. It is obtained from wood pulp. Third is filling the blanks with appropriate words. Here are few sentences given to you like synthetic fibers are also called. अगर आपको आते हैं तो आप फटाफट से इनके आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, नहीं तो इसके आंसर मैं बता रही हूँ आपको. इसके आंसर है, थर्ड आंसर का फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं. बी. Synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. C. Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Synthetic fibers की तरह plastic जो है वो भी एक polymer है जो कि long chain से form होता है. छोटी छोटी units को जोड़कर जो long chain बनती है उससे form होता है. Fourth is give examples which indicate that nylon fibers are very strong. So its answer is पैराशूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग्स आर मेड ऑफ नायलॉन. जो पैराशूट्स हैं या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सियाँ यूज़ करते हैं उसको नायलॉन से बनाया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स एंड टायर कॉर्ड्स. नायलॉन को जो है वो फिशिंग नेट या फिर टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. थर्ड, नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसरीज लाइक रैकेट्स, जो कि बैडमिंटन वगैरह आप खेलते हो ना उसके रैकेट्स बनाने के काम में भी इसको यूज़ किया जाता है. अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस. जैसे पैराशूट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है. जो बलून्स, हॉट एयर बलून्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं इसको. फिशिंग नेट्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है. बैडमिंटन रैकेट्स जो हैं उनमें यूज़ करते हैं इसको. और जो सीट बेल्ट्स हैं गाड़ियों की उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं उनको क्यों फूड स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है? इट्स आंसर इज प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर फूड स्टोरेज बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड मटेरियल. अगर आप मेटल वगैरह के अंदर कई बार कुछ एसिडिक चीज़ों को स्टोर करते हो तो मेटल जो है उनसे रिएक्ट कर जाता है. तो इसीलिए प्लास्टिक को जो है वो फेवर किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव रहता है और जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उससे रिएक्ट नहीं करता. जो एसिडिक चीज़ें हैं उनको हम जो स्टेनलेस स्टील है या फिर स्टील की चीज़ें या मेटल की चीज़ें उनके अंदर स्टोर नहीं करते हैं बिकॉज एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है. इसीलिए जो है खाने के किचन में स्टोरेज के लिए सामान जो फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए होता है उसके लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं फूड ग्रेड मटेरियल वाले उनको यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. अब आपको थर्मोप्लास्टिक जो है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है क्या होता है. सो थर्मोसेटिक प्लास्टिक
कैन नॉट बी बेंड, इट विल ब्रेक इफ़ वी अटेम्प्ट टू बेंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जो थर्मोप्लास्टिक है उसको आप इजीली बेंड कर सकते हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर सेटिंग से सेट याद रखना कि वो सेट हो चुका है। अगर आप उसको बेंड करने की कोशिश करोगे, मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, बट जो थर्मोप्लास्टिक है वो इजीली बेंड कर सकते हो आप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, ऑन हीटिंग द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट कैन नॉट बी सॉफ्टन, दिस इज द रीज़न इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस इट इज़ मोल्डेड। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको अगर आप हीट करते हो तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसको आप रीशेप नहीं कर सकते एक बार अगर ये मोल्ड हो गया तो। जो थर्मोप्लास्टिक है दैट कैन बिकम सॉफ्टन वाइल हीटिंग, अगर आप उसको हीट करते हो तो वो सॉफ्ट हो सकता है और इसीलिए उसको आप दोबारा से रीमोल्ड करके रीशेप कर सकते हो। ये देखिए इनका ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो उसकी चेन्स जो हैं वो किस तरीके से फ्री हैं, इसलिए जब आप उसको हीट करते हो तो वो रीशेप हो जाता है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके अंदर क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से वो रीशेप नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब जो नीचे दी गई कुछ चीज़ें हैं इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है। जो सॉस पैन के हैंडल्स हैं, अगर आपने घर में देखा हो, सॉस पैन है, फ्राई पैन है, इन सब के हैंडल्स जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। सो इट्स आंसर इज thermosetting plastics are used to make saucepan handles because they are bad conductors of heat and also on heating these plastics do not get softened। इनके प्लास्टिक्स जो हैं, जब आप गैस पे कुछ कुक कर रहे हो, आपने देखा होगा कढ़ाई वगैरह जो है या सॉस पैन से इनके हैंडल्स जो हैं वो हार्ड ही रहते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं, इसीलिए उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। कि आप जब कुछ भी उसमें कुक कर रहे हो या कुछ भी कोई ऐसी गर्म चीज़ें हैं या जैसे आपका प्रेस वगैरह है, जब आप उसको आयरन कर रहे हो तो उसके हैंडल्स जो हैं वो गर्म नहीं हो रहे हैं और ऐसे प्लास्टिक जो हैं वो हीट होने पे सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, ये पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कि जो सॉस पैन है उसके हैंडल्स जो हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको बोलते हैं, जो इस सॉस पैन के हैंडल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये एक बार जब सेट हो गए तो ये एक तो अपनी शेप चेंज नहीं करते, हीट होने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं, और दूसरा कि आप इनकी अगर बेंड करने की कोशिश करते हो तो ये टूट जाते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर आपको बोला इलेक्ट्रिकल प्लग्स और स्विच बोर्ड्स के अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं। सो इट्स आंसर इज बेकलाइट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Because of this property, it is used for making electric plugs, switches, and plug boards. अब क्योंकि बेकलाइट जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, अपने में से ऐसा प्लास्टिक है वो अपने में से ना ही तो हीट को पास होने देता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, और उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर, प्लग्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ये देखिए, इस टाइप के जो आपने घरों में बोर्ड देखे होंगे वो बेकलाइट या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। द नेक्स्ट इज कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब जो नीचे दिए गए आपको प्रोडक्ट्स हैं इनको आपने इस तरीके से बताना है कि क्या आप इनको रिसाइकिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं। सो नाउ लेट अस कैटेगराइज दीज मटेरियल्स। These can be categorized into two, that the materials which can be recycled, जिन चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं और किन को हम नहीं कर सकते। प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक टॉयज़ एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, इन सबको आप रिसाइकिल कर सकते हो। बट जो कुकर हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, टेलीफोन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो हीट करने पे भी रीशेप नहीं होता है, रीशेप नहीं हो पाता, इसीलिए इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग आउट योर रीज़न। राना ने जो है वो शर्ट्स खरीदनी है समर के लिए, तो आप उसको बताओगे कि उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल की। इट्स आंसर इज Rana should buy a cotton shirt for this summer and not a synthetic shirt.
cotton is a good absorber of water, so it can soak the sweat coming out of the body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the sweat and helps in cooling our body. राना जो है उसको हम सजेस्ट करेंगे कि वो कॉटन की शर्ट ले गर्मियों के लिए, क्यों सिंथेटिक की नहीं, क्योंकि कॉटन जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, और क्योंकि जो स्वेट है आपकी बॉडी से गर्मियों में ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो आप जब एनवायरनमेंट के अंदर होगे तो ये कॉटन होने की वजह से, शर्ट का कपड़ा कॉटन होने की वजह से वो स्वेट को ईजिली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी बॉडी को एक कूलनेस प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट द प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर. अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे पता चले कि प्लास्टिक जो है वो नॉन करोसिव होता है. इट्स आंसर इज प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर. They do not react even if they come in contact with strong chemicals. For example, the cleaning chemicals that we use at home are stored in plastic bottles instead of the metal containers. जो प्लास्टिक है वो नॉन करोसिव इन नेचर होता है, इसीलिए जो घरों में अंदर क्लीनिंग केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो सब प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कई सारे किचन में भी क्लीनिंग लिक्विड्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर बाथरूम के अंदर आपकी टाइल्स क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर्स हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर होते हैं. बिकॉज प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करता है किसी भी चीज़ के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के साथ में, इसीलिए हम उसको नॉन करोसिव इन नेचर बोलते हैं. 11th is, should the handle and the bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. क्या जो टूथब्रश के हैंडल है और ब्रिसल्स है दोनों को सेम मटेरियल से बनाना चाहिए? सो इट्स आंसर इज द हैंडल एंड द ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश should not be made of the same material, as the handle of the toothbrush should be hard and strong while the bristles should be soft and flexible. जो टूथब्रश है उसके अगर ब्रिसल्स हार्ड होंगे देन आप ब्रश कैसे कर पाओगे, और अगर उसका हैंडल सॉफ्ट होगा तो उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए जो हैंडल है उसका मटेरियल थोड़ा हार्ड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो ब्रिसल्स हैं उसका मटेरियल सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए. 12th क्वेश्चन इज अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. कमेंट ऑन दिस एडवाइस. सो इट्स आंसर इज वी शुड avoid plastics as far as possible because plastics are non-biodegradable in nature. Once introduced in the atmosphere, they cause pollution. If burnt, they release poisonous gases, and the plastic bags thrown in the garbage dump are swallowed by the animals, choke their respiratory system, and cause fatalities in the animals. जो प्लास्टिक है हमें उसके जितना ज़्यादा हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि कितना भी टाइम तक उसको आप मतलब नेचर के अंदर अगर एटमॉस्फेयर में वो ऐसे भी पड़ा रहेगा तो वो डिग्रेड नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा. तो अगर वो एनवायरनमेंट में एक बार आ जाता है तो उसके बाद पॉल्यूशन ही कॉज करता है. अगर आप उसको जलाओगे तो पॉइजनस गैसेस कॉज करेगा, एंड अगर आप उसको गार्बेज में फेंकते हो और उसको अगर एनिमल्स ने खाया तो एनिमल्स का गला जो है वो चोक कर सकता है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से एनिमल्स की जान भी जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टर्म्स ऑफ द कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस इन द कॉलम बी. अब आपको ये जो दो कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, इन दोनों के आपको टर्म्स को मैच करना है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज पॉलिस्टर फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजिली. Teflon is used for non-stick cookware. Rayon is prepared by using wood pulp. Nylon is used in making parachutes and stockings. 14th question is manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. Comment. Now its answer is the manufacturing of synthetic fibers is helpful in the conservation of forest, because if we use natural fibers, the raw materials for them have to be derived from the plants, which require cutting of lots of trees. This proves to be helpful in the conservation of forest. अब इसके अंदर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो उससे आपके फॉरेस्ट जो हैं वो बचते हैं, कंजर्व होते हैं,
क्योंकि अगर हम नेचुरल फाइबर्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे जो प्लांट से, तो उससे बहुत सारे पेड़ों का कटना बच जाएगा, आपको बहुत सारे पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, दैट दे प्रूव हेल्पफुल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। 15th question is describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity। अब आपको कोई एक एक्टिविटी बतानी है जिससे ये पता चले कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। सो इट्स आंसर इज इन ऑर्डर टू शो द थर्मोप्लास्टिक is a poor conductor of electricity, we will design a circuit. For that we need a bulb, some wires, a battery, a piece of metal and a plastic pipe as shown in the figure below. After setting the experiment, switch on the current, you will observe that the bulb glows in the former case. In the later case, the bulb does not glow. Hence, a plastic pipe which is a thermoplastic is shown to be a poor conductor of electricity। अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको एक सर्किट दिखा रही हूँ। अब इस एक्टिविटी को आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जिससे आपको, जैसे आपको मैंने दिखा रखा फिगर में कि एक सर्किट के अंदर मैंने बल्ब लगाया हुआ है, जिसके अंदर जब हमने मेटल के साथ उसको कनेक्ट किया तो बल्ब जल रहा था, दैट बल्ब वॉज ग्लोइंग। बट इफ़ आई हैव रिप्लेस दैट मेटल विद अ थर्मोप्लास्टिक रॉड, तो फिर दैट बल्ब स्टॉप ग्लोइंग, और दिस शोज दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Thanks for watching dear students. I hope you find this video useful. If you have any doubts and suggestions, please write me up in the comment section below. और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। Thanks for watching dear students. See you in the next video.